हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं मृदा का टॉपिक अध्याय हमारे पास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा ये हमारा सब कुछ इसमें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि मृदा मृदा सॉइल एक बहुमूल्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जो मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श, फ्लोर। फिर है आगे दे रखा है कि मृदा विज्ञान किसको बोलते हैं? जिसमें मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। और इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। फिर मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। भूमि पर जो असंगठित दानेदार कणों वाली पतली परत है उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। फिर आगे वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का क्या है? समुच्चय है। इसमें क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का क्या है? एक समुच्चय है। मतलब कि एक कण है, मिश्रित वो है, समूह है या फिर समुच्चय। इसमें जीवित एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिनमें पौधों को पोषित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। फिर वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक क्षमता मृदा की उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलिटी कहलाती है, उर्वरता कहलाती है। वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मृदा की जो प्राकृतिक क्षमता होती है। फिर आगे दे रखे अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? वेदरिंग, जिसे तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया और पौधे, प्राणियों व मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा सेलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। मतलब टूटना और बिखरना बोल दे, टूटना बोल दे, खत्म होना बोल दे, उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय कहते हैं। फिर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कारकों का प्रभाव। प्राकृतिक रूप से कैसे मृदा पर प्रभाव पड़ा है? मृदा मूलतः जिस पदार्थ के क्षरण से निर्मित होती है वह मृदा का मूल पदार्थ अथवा जनक पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों के साथ साथ ज्वालामुखी, लावा, राख, रूपांतरित और अवसादी चट्टानों में क्या आता है? बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, गाद और चूना पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी हो सकती है। फिर चट्टान किसको बोलते हैं? चट्टान किसको बोलते हैं? चट्टान का शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग कंकड़, चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोयस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं के लिए भी किया जाता है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। फिर है वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय क्या था? मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। मतलब मिट्टी की ओर ज़्यादा ध्यान दे पूरे विश्व के उस पर। फिर आता है ह्यूमस किसको बोलते हैं? ह्यूमस गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण वनस्पतियों एवं जीवों के अपघटन से होता है, मतलब टूटने से होता है। फिर ह्यूमस सामान्यतः मृदा में अथवा मृदा के नीचे पाया जाता है। भिन्न भिन्न मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा में भिन्न भिन्न पाई जाती है। और ह्यूमस मृदा को नमी का अवशोषण करने तथा उसे नमी को बनाए रखने में क्या होता है? सक्षम बनाता है, मिट्टी को नमी बनाने में। फिर मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति पौधों की संतुलित वृद्धि में सहायक होती है। फिर मृदा का गठन विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं मृदा में। और सबसे बारीक मृदा को क्या बोलते हैं? कोलाइडल मृत्तिका कहा जाता है, कोलाइडल क्ले कहा जाता है। फिर जिसके कणों को क्या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसी भी मिट्टी होती है। फिर मृदा के मिट्टी के कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें बजरी, रेत, ग्रेवल और सैंड, फिर गाद, सिल्ट, चिक्का, क्ले, पंक, मडके आदि नामों से भी जाना जाता है।
फिर इनसे मिलकर विभिन्न प्रकार की क्या है, दोमट मृदाओं का निर्माण होता है। दोमट मिट्टी इन्हीं से मिलकर बनती है। जब कणों की 3-4 किस्में एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, दोमट मिट्टी का निर्माण होता है, अधिक संश्लिष्ट हो जाती है। भारत की अधिकांश मिट्टी कैसी है, दोमट किस्म की है। ये दे रखे हैं मृदा कणों के प्रकार, देख लो आप इसमें। फिर है कली की, ये इसमें दे रखा है भाई, वैसे आप देख इसको वैसे देख लेना। फिर है मृदा को किस में मापा जाता है, मृदा के कणों को मानक पैमाना मिलीमीटर में मापा जाता है। फिर इसकी छोटी इकाई क्या है, माइक्रोन है, और एक माइक्रोन में कितना 0.001 मिलीमीटर होता है। फिर प्रमुख संघटक तत्वों के अनुपात के आधार पर मृदा के प्रकार दे रखे हैं। फिर आता है मृदा संरचना। मृदा के विभिन्न कण जैसे बालू, गाची, हुमस आदि जिस क्रम में व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मृदा। उसी को वह व्यवस्था एवं संगठन मृदा की संरचना बोलते हैं उसको ही। फिर है मृदा अम्लीयता। मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण मृदा की अम्लीयता कहलाता है। मृदा की अम्लीयता को पीएच मान में मापा जाता है और पीएच मान 6 से कम है तो मृदा अम्लीय मानी जाती है। और मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये दे रखा है मान, 1 से 6 है तो अम्लीय मिट्टी मानी जाएगी, और 7 है तो उदासीन मिट्टी, और 8 से 14 है तो क्षारीय मिट्टी। फिर आता है मृदा वायु। मृदा में कणों के बीच असंख्य क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिनमें जल एवं वायु विद्यमान होती है। क्या होती है उसमें, जल और वायु। यह वायु स्वतंत्र रूप से तथा जल के साथ घुली अवस्था में भी पाई जाती है, और इस वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की उपस्थिति होती है। फिर अब जो पौधों के श्वसन एवं वृद्धि तथा मृदा में उपस्थित जीवाणुओं की विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। फिर मृदा में जल की उपस्थिति मृदा संरचना पर निर्भर करती है। मृदा में जल की मात्रा शून्य से जल जमाव की स्थिति तक हो सकती है। सुगठित मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति होती है, जो अच्छी मृदा होती है। फिर मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के सभी सतहों को समग्र रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मतलब कि उसके ऊपर नीचे जो चट्टानें होती है। फिर आता है मृदा सतंत्र। मृदा की कोई परत अपने ऊपर या नीचे की परतों से भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है। इन भिन्न परतों को मृदा सतंत्र कहते हैं। फिर मृदा के कितने सतंत्र है, 4 सतर है। इसको मतलब कि सतर के ऊपर सतर, इसलिए सतंत्र संस्तर बोल रहे हैं इसको। फिर हम मृदा संस्तर के प्रकार इसमें बांट दिया है, वैसे ख में। फिर आगे दे रखा है कि कै संस्तर में सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल का संयोजन होता है। फिर आता है कि ख संस्तर में क्या होता है कि यह कै और गै के बीच में होता है संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों ओर से पदार्थ प्राप्त होते हैं, और इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथा इसके खनिज पदार्थ का अपक्षयन स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब कि होता रहता है गठन। फिर गै में क्या है, इसमें संस्तर में था कि रचना ढीली जनक सामग्री से होती है, और यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पहली अवस्था होती है, और ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। ये इसमें समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। इसमें दे रखा मृदा की ऊपरी बारीक अवसादों से युक्त कै वाली ही है, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली कै। फिर है ये ख वाली दे रखी है, फिर गै वाली ऐसी होती है, फिर आती है गै वाली। मूल चट्टानी पदार्थ जो अपक्षित
नहीं हुए हैं। और जो इधर दे रखा है ये देख सकते हो आप। फिर आता है इनकी स्थिति के बारे में बता रहा है। और आधारी चट्टान उपयुक्त 3 संतरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे आधारी चट्टान कहा जाता है। फिर मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है, सदैव वैज्ञानिकों को क्या करती रही है, ये मिट्टी आकर्षित करती रही और इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। फिर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में चट्टानों से प्राप्त जैव पदार्थों व भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किससे होता है मिट्टी का निर्माण? प्राप्त जैव पदार्थों और भूमि में पाए जाने वाले जैव खनिजों से। फिर मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रवाह की ही मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है। फिर मृदा निर्माण के कारक दे रखे मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक कालावधि, समय जिसको बोलते हैं। फिर है मूल पदार्थ में क्या है? मूल सेल कोई भी तत्स्थाने या उसी स्थान पर अपेक्षित जैल सेल, मलबा, अवशिष्ट मृदा जिसको या लाए गए निक्षेप से हो सकते हैं। फिर है मूल सेल की भौतिक स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली, सपाट व उच्च क्षेत्रों में गहरी, मोटी होती है, जबकि निम्न ढालों में कैसी होती है? जहाँ पर्दन एवं मंद एवं जल का परिसरण अच्छा रहता है और मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होती है। फिर समतल क्षेत्रों में चिक्का मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के लिए अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी का रंग भी गहरा काला हो सकता है। फिर मृदा अक्षांशों में दक्षिणोन्मुखी सूर्य की किरणों से ढके ढालों की वनस्पति एवं मृदा की दशा भिन्न होती है तथा उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी और वनस्पति मिलती है। अब आता है जलवायु के बारे में। क्लाइमेट, जलवायु मृदा निर्माण में एक क्या है? महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है और मृदा विकास में संलग्न जलवायुविक तत्वों में प्रमुख है। प्रवणता, वर्षा और वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि, आर्द्रता, तापक्रम में मौसम व एवं दैनिक भिन्नताएं। जैविक क्रियाएं दे रखी है के अंतर्गत विभिन्न सजीव जीव प्रकृति में विद्यमान जैविक और अजैविक घटकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और मृदा में उपस्थित जैव पदार्थ नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण तथा नमी धारण करने की क्षमता आदि प्रक्रियाओं में भी सहायक होते हैं। फिर कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में मतलब समय उसके टाइम में जो ह्यूमस बनने का निर्माण करते हैं वे मृदा के मूल पदार्थों के खनिज के विनियोजन में सहायता करते हैं। मिट्टी के जैविक क्रियाओं की गहनता भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। आर्द्र एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस एकत्रीकरण अधिक हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि अधिक होती है। किस में होता है? आर्द्र एवं अत्यंत गर्म जलवायु में ह्यूमस अधिक होता है। फिर यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृदा वनस्पतिक शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया में मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। फिर राइजोबियम एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो तंतु वाले पौधों की जड़ें ग्रंथिका में रहता है और तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक होता है।
मृदा निर्माण में ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। और केंचुए क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, और अतः उनके शरीर से निकलने वाली मृदा रसायन में परिवर्तित हो जाती है। फिर काल अवधि, टाइम पीरियड दे रखा। मृदा निर्माण में काल अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। फिर दूसरा क्या था, जलवायु थी। फिर है मृदा निर्माण में की प्रक्रिया में लगने वाली अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पास स्रविका के विकास का निर्धारण करते। कुछ समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती है तथा उनमें सशंतरों होरिजोन्स का अभाव रहता है अथवा कम विकसित सशंत्र मिलते हैं। फिर आता है विश्व मृदा दिवस का मनाते हैं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राकृतिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में तथा मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मिट्टी के महत्व का उत्सव मनाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व में मिट्टी दिवस मनाया जाता है। फिर वर्ष 2020 के मृदा दिवस का मुख्य विषय है मिट्टी को जीवित था, मतलब अब 2024 चल रहा है, तो जीवित रखे और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। यह हर वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। फिर राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार मार्च 2021 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारतीय कृषि संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह पुरस्कार दिया गया था। फिर थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुयालदेज के नाम पर प्रायोजित इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, 2018 में किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो सफलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से विश्व में मिट्टी दिवस समारोह का आयोजन कर मृदा संरक्षण के विषय में क्या करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं। फिर मृदा के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं है। मृदाओं का वर्गीकरण दे रखा है। मृदा को कितने उसमें बांटा, प्राचीन काल में 2 वर्गों में बांटा है। कौन सी, उर्वर और ऊसर। उर्वर किसको बोलते हैं, उपजाऊ को, और ऊसर किसको बोलते हैं, अनुपजाऊ को। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। फिर के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो एवं भूमि उपयोग आयोजन संस्थान द्वारा भारतीय मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए गए हैं और मृदा अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मृदा का वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। फिर आता मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब हुई थी, 2015 में। कहाँ से, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना थी स्वस्थ धरा खेतहरा। फिर प्रत्येक 3 वर्ष पर कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादकता में सुधार लाना और किसानों की स्थिति को सुधारना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु कितनी 40 वर्ष तक है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं, जिसके खर्च को 75% केंद्र सरकार और एवं राज्य सरकार वहन करेगी। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संरचना मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग व संसाधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण दे रखा है। ये उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदाएं। सबसे पहले है जलोढ़ और दोमट मृदा किसको बोलते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम अब। जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि यह उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के कितने 40% लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है।
फिर है यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियां एवं केरल के तटवर्ती भागों में फैली हुई है। फिर आते हैं निक्षेपित मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं ने अपरदित किया है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। फिर आता है कि जो एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान से गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना दोस्तों इसको। फिर प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? हल्के धूसर और राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। जो मतलब कि जब ये बनती है तो जो टाइम लगता है उस पर निर्भर करता है। फिर जलोढ़ मृदा की उर्वरता अधिक होती है और इसीलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, बहुत ही मतलब गहरी कृषि की जाती है और इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। फिर जलोढ़ मृदा गठन में बलुई, दोमट से चिकनी होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मृदा में। फिर किंतु इनमें नाइट्रोजन और हुमस तत्व क्या होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इस मिट्टी की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व एवं निम्न भूमियों में क्या होती है, अधिक परिपक्व होती है। फिर आता पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है और इस मृदा में रेत, गाद और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। बलुई दोमट मृदा की जलधारा क्षमता सबसे क्या होती है, कम होती है और क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर सामान्यतः दोमट मिट्टी में कितने 40% बालू के कण और 40% चिकने कण और 20% गाद पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल और एवं सब्जियों की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये भी इम्पोर्टेंट। फिर सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है जबकि निम्न एवं मध्य गंगा के मैदान एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमटी और कैसी मृणमय होती है। फिर गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में बांगर, पुरानी जलोढ़ और खादर किसको बोलते हैं, नई जलोढ़ को नाम की 2 विभिन्न मृदाएं पाई जाती हैं, विकसित हुई है। जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर बांगर और खादर आयु के आधार पर जलोढ़ को 2 भागों में बांटा। किस में? बांगर और खादर में। बांगर किसको बोलते हैं? पुरानी कछारी मृदा या फिर पुरानी जलोढ़ जो अपरदन से प्रभावित होती है और बांगर कहलाती है। इसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। इसमें कंकर तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? पीला, रक्ताभ, भूरा होता है, मतलब पीले रंग का और थोड़ा भूरे रंग का होता है। शुष्क क्षेत्र में इन मिट्टियों में लवणीयता तथा क्षारीयता के निक्षेप भी मिलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रेह कहा जाता है। बांगर के निर्माण में चिक्का मिट्टी का प्रमुख योगदान रहता है। कहीं कहीं दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी भी मिलती है। इस मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। फिर आता हमारा खादर। खादर क्या है? प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ होता है जिसमें बारीक गाद की अधिकता के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है और इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा बारीक कण पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ भी पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें मैप में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है। ये इसमें दे रखा है बना के काप जलोढ़ मृदा, जो ये लग रही है लाइन लाइन से ऐसे, ये यहाँ ऐसे ऐसे लाइन लाइन से, ये सब जगह कैसी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। और फिर काली मृदा दे रखी है, लाल मृदा जो ऐसी लाइन है इस पर लाल मृदा, फिर लेटराइट, शुष्क और मरुस्थलीय, फिर वन एवं पर्वतीय मृदा, पीठ में जैव मृदा और लवण युक्त मृदा दे रखी है। ये देख सकते हो आप पूरे इसमें। ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे रखे हैं, ये सारे जलोढ़ मृदा है।
फिर आता है काली मृदा। भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले किससे हुआ है? लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्ष टूटने फूटने से हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। फिर है मालवा का पठार इस दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये मृदाएं दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेषकर कांपे रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनेलवेली जिलों, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हुई है। फिर आता है कि रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की हुमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की। फिर आमतौर पर काली मृदा में गहरी क्या होती है? क्ले बोलते हैं जिसको, अपारगम्य होती है और ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसी प्रतीत होता है कि जैसे इनमें क्या होगा? स्वतः जुताई हो गई और यह बहुत महीन कण मतलब अर्थात मृत्तिका से बनी है, जिसकी नमी क्या होती है? धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है और इसके कारण विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है, मतलब कि जो और फसलें होती है उसको पीछे जो बोते हैं फिर वे फलती फूलती रहती है। और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। जीवांश किसको बोलते हैं? हुमस को ही बोलते हैं जीवांश। फिर इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर हल्के काले और चेस्टन भूरी मिट्टी जिसको बोलते हैं, चेस्टन किसको बोलते हैं? चेस्टनट भूरी मिट्टी को तक है। फिर काली मिट्टी कपास किसके लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। फिर आते हैं हमारी लाल और पीली मिट्टी। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में क्या है? लोहा और सिलिका ज़्यादा मात्रा में मिलता है। फिर मृदा का लाल रंग किससे होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है और इसीलिए इस मृदा को लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है जब जल इसमें मिल जाता है तो। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्व एवं दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। फिर पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है और पीली और लाल मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा क्या होती है? प्राय अनुर्वर जिसको बोलते हैं बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। फिर उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परत महीन होती है तथा ये बर्जरी युक्त, बलुई, पथरीली और छिद्र युक्त होती है। इसीलिए ये बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। किंतु निम्न भूमियों तथा घाटियों में ये समृद्ध, गहरी, उर्वर और गहरे रंग की होती है तथा कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, मोटे अनाज, आलू और फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है लाल मिट्टी। फिर भारत में यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आता है लेटराइट मृदा। इसमें क्या होता है कि एक यह लेटराइट सबसे पहले किस उससे लिया गया? लेटिन शब्द लेटर से बना है लेटराइट शब्द। फिर जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट।
होता है और इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है, लेटराइट का। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। वर्षा के साथ चूना सिलिका मतलब कि बेकार हो जाते हैं और तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदा इसमें शेष रह जाती है। और लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन का परिणाम है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा है। कणों के आकार पर लेटराइट मिट्टियों को कितने भागों में बांटा? 3 में भूजलीय और गहरी लाल लेटराइट, श्वेत लेटराइट। फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। लेटराइट मृदा के इसमें हम अपना आगे कल शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।